हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं के छात्र या फिर छात्राएं हैं और आप भी मैट्रिक का एग्जाम इस बार देने जा रहे हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। है दोस्तों, पहला क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि सबसे न्यूनतम संख्या जिससे रूट अंडर 27 को गुना करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। यानी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वह न्यूनतम से न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें रूट अंडर 27 से यदि गुना कर देंगे तो जो प्राप्त संख्या होगा वह एक प्राकृत संख्या होगा, यह एक नेचुरल नंबर होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ऑप्शन चलेंगे तो दिया गया रूट अंडर 3। तो यदि रूट अंडर 3 में रूट अंडर 27 गुना करते हैं तो ये 27 यहाँ रूट अंडर 81 हो जाएगा और 81 का वर्गमूल 9 होता है और 9 एक किस प्रकार की संख्या है तो आप सभी को मालूम होगा कि 9 एक प्राकृत संख्या है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 को देखिए। तो क्वेश्चन 2 कहता है रूट अंडर 7 कौन सी संख्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी ऐसा संख्या जो रूट के अंदर हो, जैसे रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, रूट अंडर 5 और रूट अंडर 7 और उसका वर्गमूल नहीं होता हो, तो ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि इसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख भी नहीं सकते हैं और q का जो मान है वो 0 के मान के बराबर भी होता है। तो ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 3 कहता है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो यहाँ पे इसका शून्यक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो दिया गया 4x स्क्वायर और माइनस 3 दिया गया है। तो माइनस जो 3 है बराबर को जाकर प्लस 3 हो जाएगा। यदि हम x स्क्वायर बराबर 3 लिख दे तो 4 यहाँ पे जो आप गुना में देख पा रहे हैं बराबर को उधर जाकर ये भाग में हो जाएगा। इसे हम सभी ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर यदि x पर से हटा देंगे तो जो 3/2 दिख रहा है इससे प्लस माइनस में रूट आ जाएगा। ठीक है, तो 3/2 नहीं बल्कि सॉरी यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख देंगे, यहाँ पे भी हम लोग 4 लिखेंगे। अब क्या होगा कि x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 3 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है तो रूट अंडर 3 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है। इससे हमें ये पता चला कि प्लस रूट अंडर 3/2 और माइनस रूट अंडर 3/2 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 4 क्या कहता है कि यदि बहुपद पी एक्स में दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य अल्फा कुमा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले ए का मान देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है तो ए का मान 1 मानेंगे। बी का मान देख लीजिए, बी का मान 7 है तो आप 7 लिखिएगा। सी का मान यहाँ पे 10 दिया गया है। आपको ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा का मान। तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग मूलों का योगफल कहते हैं। इसका फॉर्मूला माइनस बी बटा ए आता है। तो यहाँ पे देखिए बी का मान जो फॉर्मूला में माइनस लगा हुआ है तो हम लोग माइनस लिखेंगे। अब हमें चाहिए बी का मान। तो दोस्तों बी का मान 7 है तो आप यहाँ पे 7 लिखिएगा। उसके बाद में ए का मान, तो ए का मान कुछ भी नहीं है अर्थात 1 है तो हम यहाँ पे एक आसान तरीके से लिख सकते हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि 7 में यदि हम 1 से भाग लगा देंगे तो -7 ही होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब -7 होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखिए। क्वेश्चन 5 कहता है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए का जो मान है वो कुछ भी नहीं दिया गया तो 1 मानेंगे, बी का मान भी कुछ भी नहीं दिया गया है तो -1 हो जाएगा, सी का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछा गया है। तो एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। दोस्तों वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस में 2ab था तो इधर हो जाएगा -2ab। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से हम फार्मूला तैयार करेंगे। ए बी के बदले में हमें अल्फा बीटा लिखना है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर और यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे,
कि अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो माइनस बी बटा ए होता है, तो बी का मान ऑलरेडी माइनस में था, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी 1/a कट के हमारा एक आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा के बदले में ए का स्क्वायर लिखेंगे, -2 गुने अल्फा इंटू बीटा। तो दोस्तों अल्फा इंटू बीटा का मान भी हम ज्ञात करेंगे, जिसका फॉर्मूला c/a होता है। c का मान यहाँ पे 4 दे रखा है तो 4 लिखिएगा, a का मान कुछ भी नहीं है तो 1 मानिएगा, 4 में 1 से भाग लगा भी दीजिएगा तो 4 होगा, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि a का स्क्वायर 1 होता है, 2 में 4 से ना कीजिएगा तो 4 दूनी 8 होता है। अब 1 में से 8 घटा लीजिए, -7 हो जाएगा। है दोस्तों ऑप्शन डी में -7 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 को देखिए, तो क्वेश्चन 6 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन x - 3y = 0 तथा 2x + 4y = 10 का एक हल होगा। तो हल कैसे ज्ञात किया जाता है, आइए यहाँ पे जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला समीकरण हमारा x - 3y = 0 है। तो ऐसा करते हैं, इसमें कुछ भी कटने वाला नहीं दिख रहा है, तो हम इसमें 2 से गुना कर देते हैं ताकि 2x से 2x कट जाए। तो यदि हम x में 2 से गुना करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा ये 2x हो जाएगा, माइनस का माइनस लिखेंगे। 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी ये 6y हो जाएगा, और 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। और इस समीकरण को हम सेम टू सेम उतारेंगे, 2x + 4y था तो लिखेंगे 2x + 4y बराबर में था दोस्तों 10, तो हम 10 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि प्लस और माइनस का सिंबल चेंज करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये प्लस दिया गया है तो माइनस कर देंगे, 2x से 2x कट जाएगा, और -6y और -4y मिलकर -10y हो जाएगा, और यहाँ पे भी दिया गया है -10, तो -10 से -10 एक मरतबे कट जाएगा, जिससे हमें ये पता चला कि y का जो मान आने वाला है वो 1 आने वाला है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण यदि 1 में रख दे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 जो है ना वो है x - 3y बराबर में है 0। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, x - 3 गुणे y का मान 1 रखेंगे, ठीक है, तो बराबर 0। अब क्या करेंगे, x - 3 में x ना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा बराबर 0। यदि आप x बराबर 0 लिखते हैं तो जो 3 - 3 दिख रहा है बराबर के लगाकर ये प्लस में 3 हो जाएगा, यानी x का जो मान होगा वो 3 + 0 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इससे हमें ये पता चला कि y का मान 1 आने वाला है, तो वहीं पे x का मान 3 आने वाला है। दोस्तों x का मान 3, y का मान 1 ऑप्शन बी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 को देखिए। क्वेश्चन 7 हमारा कहता है कि एक द्विघात समीकरण cx² - bx + a = 0 का विवेचक शून्य है, तो मूल बराबर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे केवल आपसे फॉर्मूला पूछा गया है, और इसका जो मूल बराबर हो जाएगा वो b/2c हो जाएगा, यानी b/2 ये जो फॉर्मूला होता है ना, तब b/2 और a के बदले में तो c है तो 2c हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल 8 हमारा कहता है कि एपी में दिया गया है कि √2, √8, √18, √32 का सारवंतर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे सारवंतर पूछा गया है, यानी डी का मान पूछा गया है। तो डी ज्ञात करने का जो आसान फॉर्मूला आता है वह होता है a2 - a1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों a2 का मान की बात करें तो √8 दिया गया है, तो आप यहाँ पे √8 लिखिएगा। a1 की मान की बात करें तो यहाँ पे √2 दिया गया है, तो आप यहाँ पे √2 लिखिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आप आसानी तरीके से इसका सोल्यूशन कीजिएगा। देखिए √जो 8 दिया गया है ना, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, और -√2 को सेम टू सेम लिख दीजिए। आप सभी को मालूम हुआ मैथमेटिक्स का नियम है कि रूट में जो भी संख्या कॉमन होती है उसे हम रूट से बाहर निकाल देते हैं, और जो बच जाती है उसे रूट में ही लिख देते हैं। और यहाँ पे √2 है। अब आप ही बताइए कि 2√2 में से एक √2 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर √2 बचेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, √2। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देखिए। क्वेश्चन 9 कहता है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 और सारवंतर 2 है, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपसे तीसरा पद यानी a3 का मान पूछ लिया गया है। इसका आसान फॉर्मूला होता है a + 2d। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -2 था तो हम -2 लिखेंगे, प्लस 2 गुने a का मान, तो 2 गुने a का मान देख लीजिए, d का मान देख लीजिए, तो 2 दिया गया है तो आप यहाँ पे 2 लिखिएगा।
अब यहाँ पे क्या होगा कि -2 प्लस 2 में 2 से गुणा करने पे ये 4 होता है, तो -2 और +4 मिलकर ये आपका 2 होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूट अंडर 2 के बराबर है। पहला ऑप्शन में दिया गया साइन 60 डिग्री, और आप तमाम छात्रों को मालूम होगा कि साइन में 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो ये आपका √2 के कभी बराबर नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी में दिया गया साइन 45 डिग्री, और साइन में 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2 होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी को देखिए तो साइन 45 डिग्री दिया गया, तो 1/sin45 का मान 1/√2 होता है। अब हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे, तो 1/ यहाँ पे जो √2 यहाँ पे देखिए 1 है, ठीक है, तो नीचे वाला संख्या आपका कहीं ना कहीं आपका ऊपर आ जाएगा, और इसे √2/1 मरते कटा देंगे तो 1 से 1 कट जाएगा। प्राप्त संख्या √2 होगा, तो √2 किसके बराबर होगा, तो 1/sin45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। आसान शब्दों में कहे तो वह कौन ऐसा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी अर्थात एफ का मान माइनस में लिया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो वहीं पे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी प्लस में होती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 को देखिए कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों फोकस दूरी पहले आया है, तो ए बराबर r/2 होता है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। इस प्रकार का ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देखिए। क्वेश्चन 3 कहता है कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। आसान शब्दों में कहे तो मनुष्य का जो आँख है वो कम से कम कितनी दूरियों तक किसी वस्तु को साफ साफ देख सकता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब 25 सेंटीमीटर, अर्थात ऑप्शन बी क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण अर्थात रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। यानी यह एक प्रिज्म है, जब इसे श्वेत प्रकाश गुजरता है तो इस 7 रंगों में इस प्रकाश विभक्त हो जाता है, तो इसे हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो सवाल में हमसे ये पूछा गया है कि जब श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से अपवर्तन कराया जाता है तो इसमें कौन ऐसा रंग है जो सबसे ज़्यादा झुकता है और सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम झुकने वाला सबसे ऊपर लाल होता है, तो लाल सबसे कम झुकता है, और नीचे होता है बैगनी जो सबसे ज़्यादा झुकता है। तो सबसे कम झुकने की बात की गई है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखिए कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। आसान शब्दों में कहें तो मनुष्य की आँख में एक रेटिना भाग होती है जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यह जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का बनता है। दोस्तों मनुष्य की आँख में रेटिना के द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 को देखिए कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, यानी क्या कारण है कि आकाश का रंग प्रतीत नीला होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही वायुमंडल अर्थात आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। अगला सवाल क्वेश्चन 7 कहता है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो दोस्तों अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, और वस्तु के समान साइज का प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। उसके बाद में अगला सवाल इसमें 8 हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा अवतल लेंस एक ऐसा लेंस है जिसका इस्तेमाल निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अवतल लेंस। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कौन सा उपकरण अर्थात कौन सा मशीन विद्युत धारा की उपस्थितियों को दर्शाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर एक ऐसा मशीन है जिसके माध्यम से विद्युत धारा की उपस्थिति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद में कहता है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, यानी दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने दिया था। तो दोस्तों बाएं हाथ के अंगूठे का नियम फ्लेमिंग का है। उसके बाद में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव का नियम आर्स्टर्ड का है, और मैक्सवेल का है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 11 कहता है
कि विभवांतर का सही मात्रा क्या होता है। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि विभव या विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं, जिसका सही मात्रा वोल्ट होता है, जिसे भी द्वारा सूचित किया जाता है और इसकी माप वोल्टमीटर के द्वारा की जाती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि विभवांतर का सही मात्रा क्या होता है, तो वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद में ये अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 12 कहता है कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। दोस्तों याद रखिएगा, श्रेणी क्रम समायोजन के द्वारा किसी भी प्रतिरोध का मान में वृद्धि होती है, अर्थात मान बढ़ता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 13 कहता है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि 1 किलोवाट घंटा, कई बार मेट्रिक के एग्जाम में पेपर में 1 kWh लिख दिया जाता है, यानी किलोवाट हावर, अर्थात 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। दोस्तों याद रखिएगा 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देखिए कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है वो सौर ऊर्जा है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो दोस्तों अवतल लेंस एक ऐसा लेंस है जिसे हम सभी अपसारी लेंस भी कहते हैं, और उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जिसे हम सभी अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी लेंस पूछा जाएगा तो क्वेश्चन का सही जवाब उत्तल लेंस हो जाएगा, लेकिन अपसारी लेंस पूछा जाएगा तो क्वेश्चन का सही जवाब अवतल लेंस होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है। दोस्तों प्रकाश का प्राथमिक वर्ण उसे कहते हैं वैसा कलर जो अन्य रंगों की सहायता से नहीं बनता है, उसे हम लोग प्राथमिक वर्ण कहते हैं। जैसे लाल हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया, ये सभी के सभी प्राथमिक वर्ण हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। और प्राथमिक वर्णों के मेल से जो वर्ण बनता है उसे द्वितीयक वर्ण कहते हैं, और सभी वर्णों को मिलाकर जो रंग बनता है उसे संपूर्णक वर्ण कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल 18 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो दोस्तों नेत्र अर्थात आँख का जो रंगीन भाग होता है उसे आइरिस कहा जाता है, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। कई बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में आइरिस ना देकर परितारिका दे दिया जाता है, तो क्वेश्चन का सही जवाब आपका वही हो जाएगा। उसके बाद में कहता है 1 HP बराबर क्या होता है। दोस्तों 1 HP बराबर होता है 746 वाट, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल 20 को देखिए कि विशालक शीशा, जिसे हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से भी जानते हैं, तो विशालक शीशा अर्थात मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस होता है। दोस्तों याद रखिएगा मैग्नीफाइंग ग्लास में उत्तल लेंस होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन 2 कहता है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच में होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे यदि ऑप्शन में देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन में हनोई समझौता नहीं दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में क्वेश्चन 3 को देखिए कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। सन 1929 ईस्वी की बात है, जब लाहौर अधिवेशन में कांग्रेसियों के द्वारा पूर्ण स्वराज का मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके बाद में अगला सवाल करता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान प्रदान की गई थी। तो दोस्तों क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखिए कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। पहला ऑप्शन में दिया गया 1838, 1858, 1881 और ऑप्शन डी में दिया गया है 1911। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। सन 1881 ईस्वी की बात है जब भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था।
उसके बाद में अगला सवाल करता है पूंजीपति वर्गों के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, पूंजीपति वर्गों के द्वारा श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, ये सभी वर्गों का शोषण किया गया था। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, है ना जी। उसके बाद भी अगला सवाल क्वेश्चन 7 को देखिए कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो आधुनिक युग में जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी क्रांति हो रही है उसे औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल करता है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, भूमंडलीकरण की जो शुरुआत है वो 90 के दशक में हुई थी। 90 के माने तो 1990 के दशक में हुई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देखिए कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किए थे। तो गुटेनबर्ग जिन्होंने छापाखाना का आविष्कार किए थे, इनका जन्म जर्मनी में पड़ता था और इनके द्वारा सबसे पहले बाइबिल नामक पुस्तक की छपाई की गई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, बाइबिल। उसके बाद में अगला सवाल करता है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पे हुई थी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। है दोस्तों, विश्व में चीन एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे पहले कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ था। वहीं पे सबसे पहले पेपर मिल की स्थापना भी की गई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल देखिए कि मेढक की प्रजनन क्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऐसा सवाल बहुत बार देखने को मिला है और याद करके ही एग्जाम देने जाइएगा। देखिए, एंड्रिन एक ऐसा हार्मोन है जिसके द्वारा मेढक की जनन दर को घटाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, एंड्रिन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देखिए कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 12 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार में सबसे ज़्यादा जल दोहन होने के कारण भूमिगत जल में आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 13 को देख लीजिए कि संविधान की धारा का संबंध है। तो संविधान की जो धारा का संबंध है वो किससे है। तो वन्य जीव प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से है, यानी वन एवं वन्य जीव को कैसे बचाया जा सकता है, उसे सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है, इन्हीं का संबंध संविधान की धारा से है। अगला सवाल क्या कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है। बहुत ही सिंपल सवाल है, हम कई बार बता चुके हैं कि बिहार में पूरे 7% एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे वन विद्यमान है, अर्थात वन का फैलाव है। और सबसे ज़्यादा वन घनत्व वाला राज्य की बात करें तो एमपी अर्थात मध्य प्रदेश भारत का वो पहला राज्य है जहाँ पर वन का विस्तार सबसे ज़्यादा अधिक है। और कुल भारत में कुल प्रतिशत वन का जो विस्तार है वो 60% है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, एल्युमिनियम बनाने के लिए जो खनिज की आवश्यकता पड़ती है उसे बॉक्साइट खनिज कहा जाता है। आप सभी को मालूम हो गया कि एल्युमिनियम के 3 अयस्क होते हैं, बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट। ये 3 अयस्कों को मिलाकर एल्युमिनियम तैयार किया जाता है। और एल्युमिनियम तैयार करने में सबसे ज़्यादा जो अयस्कों की भूमिका निभाती है वो बॉक्साइट अयस्क है, जिसे Al3O4 कहा जाता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देखिए कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। दोस्तों, भारत की एक राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पे सौर ऊर्जा के विकास की सबसे ज़्यादा संभावनाएं उत्पन्न होती है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। ये दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 को देख पा रहे हैं। 17 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो छोटे पैमाने का उद्योग की बात करेंगे तो खिलौना उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसे छोटे पैमाने का उद्योग कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 17 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, खिलौना उद्योग। अगला सवाल क्वेश्चन 18 को देखिए कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, यानी पूरे भारतवर्ष में कितने ऐसा क्षेत्र हैं जो विशेष आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब 5 हो जाएगा। 5 ऐसे क्षेत्र हैं जो विशेष आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं।
अगला सवाल देखिए कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 19 का सही जवाब हो जाएगा वो 6283 किलोमीटर हो जाएगा। यानी पूरे भारतवर्ष में अगर बिहार में जो कुल रेल मार्ग की जो लंबाई है वो कितनी है तो 6383 किलोमीटर 6283 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल कहता है कि तलचिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, तलचिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्थानिक ऊंचाई कहते हैं, है ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा स्थानिक ऊंचाई। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 21 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन 21 क्या कहता है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 21 को देखिए जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं ना तो हमारा जो मतलब होता है वो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं के बीच में होती है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए। है दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन 22 से करता है कि भारतीय संविधान की धारा में या भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे 4 कथन दिए जा रहे हैं। ये चारों कथनों के बाद आपको ये जवाब मिलेगा कि भारतीय संविधान या धर्म के आधार पर भेदभाव को मना ही करता है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, या धर्म के आधार पर भेदभाव को मना ही करता है। अगला सवाल क्वेश्चन 23 को देखिए कि सत्ता में साझेदारी सही है क्यों की। तो दोस्तों सत्ता में साझेदारी आखिर क्यों सही है। तो सत्ता में साझेदारी सही इसलिए है क्योंकि ये विभिन्न समुदायों के बीच में टकराव को कम करती है। क्या करती है? विभिन्न समुदायों के बीच में टकराव को कम करती है। यही कारण है कि सत्ता में साझेदारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला सवाल 24 को देखिए कि वर्ष 1975 को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो दोस्तों उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। यही कारण है कि वर्ष 1975 को भारतीय राजनीति में जाना जाता है। अगला सवाल 25 नंबर सवाल कहता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। उम्मीद है आप सभी को मालूम होगा कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व है वो डॉक्टर जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल क्वेश्चन 26 को देखिए कि नर्मदा नदी घाटी किन किन राज्यों से संबंधित है। तो दोस्तों नर्मदा नदी घाटी परियोजना नर्मदा नदी पे है और नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। तो ये जो राज्य पड़ता है ना, ये गुजरात महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश, ये तीनों राज्यों से होकर नर्मदा नदी गुजरती है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। दोस्तों अमेरिका का भूतपूर्व राष्ट्रपति का कहना था कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है और राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल देखिए कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। सबसे पहले जान लीजिए कि दल बदल कानून होता क्या है। तो जब कोई भी सांसद या विधायक अपनी दलों को छोड़कर किसी अन्य दल की सदस्यता को ग्रहण करता है तो उसे ही दल बदल कहते हैं। और दल बदल कानून जो है वो विधायक एवं सांसद दोनों पे लागू होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 28 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, विधायक एवं सांसद सभी पर। उसके बाद में देखिए कि जनता दल यूनाइटेड यानी जिसे जदयू कहते हैं, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया था। बहुत ही मजेदार सवाल है। इसका सही जवाब 1999 हो जाएगा। सन 1999 ईस्वी की बात है जब जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 30 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों? तो कृषि आते हैं, औद्योगिक क्षेत्र आते हैं प्राथमिक अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत, और तृतीय क्षेत्र में आते हैं सेवा क्षेत्र है। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।